स्टूडेंट, नेशनलिज्म ऑफ यूरोप के अंदर विजुअलाइजिंग द नेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आर्टिस्ट पार्ट है। आर्टिस्ट इन द 18th और 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट पर्सोनिफाइंग द नेशन। नेशन को एक रूप देने की कोशिश की। नेशन देन पोर्ट्रेट द फीमेल फिगर। जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे भारत को हमने एक रूप देने की कोशिश की। वो रूप या तो स्त्री हो सकता है, आइदर वुमेन और मैन। तो हमने भारत को माता का रूप दिया, इसलिए स्त्री का रूप दिया हमने उसको। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है, इसी को विजुअलाइजिंग करना कहते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल फिगर टू पोर्ट्रेट। ये कहाँ इस्तेमाल करते थे फ्रेंच लोग इस पोर्ट्रेट को? इसको आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। दीज आइडियल्स were represented through specific object of symbol. As you would remember, the attributes of the liberty are the red cap, broken chain, while justice is generally in blindfold woman carrying a pair of विंग स्केल। जैसे आपने जस्टिस को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की, उसके लिए एक ब्लाइंड औरत के हाथों में तराजू थमा दिया। तो वो जस्टिस का, जहाँ भी वो चित्र हमें दिखाई देगा हम उसे जस्टिस का सिंबल बोलेंगे। उसी तरह से भारत माता का जहाँ चित्र दिखाई देगा तो हमारे भारत का रिप्रेजेंट करती है, और मैरिनी का चित्र दिखाई देगा तो वो फ्रांस का रिप्रेजेंट करेगी। और जर्मेनिया का चित्र अगर हमें दिखाई देगा, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला चित्र, तो ये जर्मेनिया, ये मैरिनी का चित्र है, तो ये चित्र जो है जर्मनी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? तो ये जर्मेनिया बिकम द एल्गोरी ऑफ जर्मन नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जर्मेनिया वेयर द क्राउन ऑफ, ये क्राउन ऑफ ओक की पत्तियों का ये ताज पहनती है, और ओक के ताज, ओक का पत्तियों का मतलब होता है हीरोइज्म से। ठीक है, और ये एल्गोरी का आप लोग एक बार फिर देख लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और आपके इसमें है, ये जो दिए गए हैं कि ब्रोकन चेन क्या है, क्राउन ऑफ ओक लिप्स का क्या मतलब है, स्वार्ड, ब्लैक, रेड, ये रेप, इन सबको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। बच्चों मैं जल्दी से इस बात को बता रहा हूँ कि नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति समर्पित होना। ठीक है, अब नेशनल, जब राष्ट्र के प्रति समर्पित, जब तक तो आपके राष्ट्र के भाव जगे हुए थे, सभी लोग मिलकर राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, आपस में आप लोगों में बनने नहीं लगी, कंपटीशन की भावना पैदा हो गई, एक दूसरे के प्रति लड़ाई की भावना पैदा हो गई, और अपने अपने स्टेट्स को आगे बढ़ाने की आप सोचने लगे, हर कोई अपने अपनी सोचने लगा, तो इसको इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। तो अब नेशनलिज्म से इम्पेरियलिज्म कैसे बना, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा बाल्कन प्रॉब्लम। बाल्कन स्टेट्स क्या हैं? सबसे पहले बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा, ये वाले अंडरलाइन करना, बाल्कन स्टेट में कौन कौन स्टेट आते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताए थे बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मोंटेग्रो। और इनके जो लोग यहाँ रहते थे उनको स्लाव कहा जाता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं, तो इनको स्लाव्स कहा जाता है। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये वर्ड आता है। तो बच्चों ये शुरू में तो ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे, इनके अंदर थे, तो इसलिए ये लोग थोड़ा दबे हुए थे। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि ऑटोमन एम्पायर की ताकत कम होने लगी, तो ऑटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो कम होने लगी तो वहाँ पर खतरा पैदा हो गया, लड़ाई मार होने लगे, झगड़े होने लगे, और कंपटीशन होने लगे, ऑल थ्रू सक्सेस। ठीक है, उसके बाद है द बाल्कन पीपल बेस्ड ऑन क्लेम्स ऑफ इंडियंस। जब ऑटोमन एम्पायर की ताकत कम हो गई तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगे, सब कोई अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश करने लगा। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सभी स्टेट्स जो है अपनी अपनी आज़ादी के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए अलग से इंडिपेंडेंट होने की मांग करने लगे। तो रिजल्ट क्या हुआ, उनमें आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, बाल्कन स्टेट्स फ्रेशली जीलियस ईच अदर होप्ड, इसको भी अंडरलाइन करिएगा। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, पहले से जो स्थिति थी वो और ज़्यादा खराब हो गई। बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ पावर राइवलरी। उसके बाद राइवलरी वेयर इवेंट ऑफ द
इवेंट इन द वे ऑफ बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्ड, ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, नीम कंट्रीसाइड होल्ड अदर पावर्स। मतलब ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं इनमें भी आपस में ये कंपटीशन होने लगा कि हम लोग बाल्कन को दबाएं और बाल्कन स्टेट्स को उसके नेविगेशन को दबाएं, उसके आर्मी को कंट्रोल करें। इस तरह की फीलिंग्स इनके दिमाग में आने लगी। बड़े बड़े स्टेट भी, यानी कि एंड एक्सटेंडिंग इट्स ऑन कंट्रोल ओवर द एरिया। ये लोग रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये लोग भी जो थे इस बाल्कन पर अपना दबाव बढ़ाने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वार रीजन इन फाइनली। तो इससे क्या होता है, लड़ाई लड़ते रहे, सभी की लड़ाइयाँ होते रही, लास्ट में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। दिस इज नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसको आप ये नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटी इम्पेरियलिज्म मूवमेंट। एंटी इम्पेरियलिज्म मूवमेंट क्या होता है बच्चों? नेशनल अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप डिजास्टर 1914, 1914 में। मीनवाइल मैनी कंट्रीज, यहाँ पर एक बड़ी विपदा आ गई, तो वहाँ पर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज यूरोपियन पावर इन 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। तो कुल मिलाकर वहाँ पर एक ऐसी समस्या पैदा हो गई। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये देशों को कॉलोनाइज किया था, जिन किन देशों को कॉलोनाइज किया था, वो अपना सिर उठाने लगे, यानी कि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी करने लगे। वो आज तक तो चुप थे, लेकिन अब सिर उठाने लगे। जैसा मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, उसकी वजह से देश में बड़ी समस्या पैदा हो गई, और उस समस्या का फायदा उठाकर जो दबे हुए गुलाम देश थे वो अपना सिर उठाने लगे। The imperial movement they developed everywhere in the nationalist in the scene that they all struggles for the independent nation state। समझ में आ गया? उनकी ताकत बढ़ गई भाई। जब उन्हें पता चला हमारा जो उस्ताद है वही परेशान हो गया है, तो इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर अब आज़ाद हो जाओ, उसको गुलामी से दूर कर दो। Where inspired the sense of collective nation unity for the confrontation with imperialism। ठीक है, इस तरह से ये देश आज़ाद होने के लिए स्ट्रगल शुरू करने लगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिनिश हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।